हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में लेक्चर सेकंड में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में पहली यूनिट के अंतर्गत जो पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट के बारे में बात की थी। आज एक नया टॉपिक है, रिलायबल टॉपिक है और इस टॉपिक की स्टार्टिंग आज हो रही है। इससे संबंधित कई सारे टॉपिक्स अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो कागज कलम लेकर के बैठ जाएं, जिससे कि आपकी शुरुआती तैयारी के साथ साथ आपकी एक जो भूमिका है, आपके मन में इस टॉपिक को लेकर के जो समझ है वो गहरी हो जाए। देखिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, मुख्य रूप से आज हम लोग माइक्रोस्कोपी के ऊपर बात करने वाले हैं। माइक्रोस्कोपी एक एवरग्रीन टॉपिक माना जाता है, खास करके अगर कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के बैकग्राउंड से अगर है तो उसके लिए माइक्रोस्कोपी का पता होना और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजें पता होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम लोग माइक्रोस्कोपी को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है माइक्रोस्कोपी। और इसमें हम लोगों को कई सारी चीजें पढ़नी है, कई सारी बातें यहां पर करनी है, क्योंकि बहुत सारी बातें डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली आपकी यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाली हैं बच्चों। ठीक है, शुरुआत करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। माइक्रोस्कोपी जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पहली यूनिट में रखा गया है और इस टॉपिक से लगभग पिछले जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस इससे संबंधित टॉपिक से बन जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनते हैं, शॉर्ट नोट में भी बनते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लेते हैं इसमें हम लोग क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या है, क्यों माइक्रोस्कोपी की आवश्यकता है और क्या क्या चीजें हैं। माइक्रोस्कोपी जो है, जो वर्ड है माइक्रोस्कोपी वर्ड की जो ओरिजिन है ग्रीक भाषा के शब्दों यानी कि वर्ड्स हैं जो कि माइक्रोस और स्कोपियन से हुई है। यानी कि ग्रीक भाषा के 2 वर्ड हैं, 2 शब्द हैं जिनको हम लोग कह देते हैं माइक्रोस और स्कोपियन। इन 2 शब्दों से मिलकर के, इन 2 शब्दों के अर्थार्थ में, उसके कंक्लूजन में जो चीजें बन के निकलती हैं उन्हीं को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे, देखिए बताया गया है माइक्रोस का अर्थ होता है स्मॉल तथा स्कोपियन का अर्थ होता है निरीक्षण करना, टू वॉच, निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना होता है। इन छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। यानी कि जो माइक्रोस्कोपी टर्म है, वर्ड है, वो 2 शब्दों से, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, माइक्रोस और स्कोपियन। माइक्रोस का मतलब क्या है, छोटा, छोटा कोई ऑब्जेक्ट है, छोटा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमको देखना है। और स्कोपियन का मतलब होता है टू वॉच करना, निरीक्षण करना उसका। तो माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत हम लोग जो छोटी से छोटी स्मॉल चीजें होती हैं, बस कंपोनेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको देखने का काम करते हैं। और यही एक माइक्रोस्कोपी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कह सकते हैं, वर्क होता है। आगे देखिए बताया गया है क्योंकि मनुष्य नेक्ड आई से 0.1 माइक्रोन से छोटी वस्तु नहीं देख सकता है। यानी कि 0.1 माइक्रोन से छोटी जो चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, या जिन ऑब्जेक्ट को जिनका साइज 0.1 से छोटा होता है, माइक्रोन से छोटा होता है, उनको हम लोग अपनी नग्न आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। और उन्हीं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। देखिए बताया गया भी है कि जबकि अधिकांश सेल्स का डायमीटर 0.1 माइक्रोन तथा 1 mm मिलीमीटर के बीच होता है, अतः कोशिका के अध्ययन में इसका अति सूक्ष्म होना एक बाधा उत्पन्न करता है।
यानी कि जाहिर सी बात है कि हमारी जो नेक्ड आईज होती हैं, हमारी जो नग्न आंखें होती हैं, वो 0.1 माइक्रोन के आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उनको देख पाती हैं। लेकिन जो सेल्स का डायमीटर होता है वो 0.1 माइक्रोन से लेकर के 1 मिली माइक्रोन के आसपास तक होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है। और इतने छोटे साइज की सेल्स को या वस्तुओं को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और इतनी छोटी अगर कोई सेल है तो उसको हम लोग अपनी नेक्ड आइज से तो देख नहीं सकते हैं, नग्न आंखों से तो देख नहीं सकते हैं। तो उसी के लिए क्या किया जाता है, इसके साथ ही दूसरी बाधा कोशिका की ट्रांसपेरेंट नेचर है, यानी कि सेल अपने साइज में भी बहुत छोटा है और दूसरा एक वहां पर फीचर है कि उसका जो नेचर है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट नेचर होता है सेल का। तो ये भी एक रेस्ट्रिक्शन बन जाता है, कह सकते हैं एक बाधा बन जाती है सेल को एनालाइज करने के लिए, कि एक तो वो इतनी छोटी है, दूसरा वो ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसपेरेंट को इतनी छोटी सेल है और वो ट्रांसपेरेंट भी है तो उसको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसी के लिए क्या किया जाता है, देखिए सेल का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसका आवर्धन, जिसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, करना आवश्यक होता है। यानी कि जो सेल होती है जिसका साइज 0.1 माइक्रोन से भी छोटा होता है, काफी छोटा होता है, उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और माइक्रोस्कोप में जो उसका एक फीचर होता है मैग्निफिकेशन का, यानी कि जूमिंग करने का, जूम करके बहुत सी छोटी वस्तु को हम लोग बड़ा करके जो जूम करके देखते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। उसके द्वारा हम लोग किसी भी सेल को स्टडी कर पाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है भाई, जितनी भी चीजें हैं बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में, सेल के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें कहां से एनालाइज होंगी, जब हम उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे। और वो इतना छोटा है कि हम उसको एनालाइज तभी कर पाएंगे जब माइक्रोस्कोप हो। तो इसी कारण माइक्रोस्कोपी जो है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है बच्चों। आगे देखिए क्या बताया गया है, प्राचीन समय में साइंटिस्ट केवल आंखों से दिखाई देने वाली वस्तुओं का अध्ययन कर सकते थे। जाहिर सी बात है कि जब माइक्रोस्कोप नहीं था तब साइंटिस्ट क्या करते थे, जो आंखों से दिखाई दे रहा था उन्हीं का अध्ययन करते थे। लेकिन कई चीजें थी जो बहुत छोटी होने के कारण दिखाई नहीं देती थी, जैसे कि बैक्टीरिया है, बहुत छोटा होता है, वायरस है, कुछ विभिन्न प्रकार के, कुछ विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप से ही उसको देखा जा सकता है। उसके एनालिसिस के लिए, सेल टिश्यूज के एनालिसिस के लिए, सेल के एनालिसिस के लिए, टिश्यूज के एनालिसिस के लिए, ब्लड सेल्स के एनालिसिस के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एनालिसिस के लिए का स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। यानी कि बहुत सारे जो छोटे साइज के जो ऑर्गेनिज्म होते थे, या कह सकते हैं जो छोटे, जिनको हम साइंटिस्ट अपनी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते थे, उनको एनालाइज करने के लिए, उनको रिसर्च करने के लिए ही माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। भाई माइक्रोस्कोप कोई एक दिन में तो बन ही नहीं गया, उसकी भी बनने की एक प्रक्रिया रही होगी। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती है। कोई भी आप कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, एक दिन में आप पहुंच ही नहीं सकते, रात दिन की मेहनत लगती है, उसमें डेडिकेशन लगता है और बहुत सारा टाइम लगता है। और ऐसे ही एक माइक्रोस्कोपी का अपना एक इतिहास रहा है। देखिए लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी। थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इनिशियल लेंस की बात करेंगे। ये हम लोग बात कर रहे हैं 13वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास की बात कर रहे हैं। उस टाइम पर क्या होता था बच्चों, सबसे पहले लोगों ने कांच के लेंस का उपयोग वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए किया। यानी कि जो कांच के लेंस होते थे उनका उपयोग करते थे लोग। इस लोगों का मतलब यहां पर साइंटिस्टों से है कि कांच के जो लेंस होते थे उनका उपयोग डायरेक्टली किया जाता था, जो वस्तुएं होती हैं उनको बड़ा देखने के लिए, बड़ा साइज देखने के लिए। क्योंकि उस टाइम पर जो है माइक्रोस्कोप जैसी चीजें थी नहीं, और उन्हीं को इसमें चश्मे, यानी कि जिसको स्पेक्टेकल्स कहते हैं,
भी बनाए गए, यानी कि चश्मों के द्वारा भी हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है कि चीजों को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देख पाते हैं, स्पष्ट चीजें हो पाती हैं, क्लियर हो पाती हैं। तो ये इनिशियल स्टेज की बात है, 16वीं और 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच की बात है, यानी कि कई सौ सालों पहले की बात ये हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में बच्चों फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ। कब हुआ? लगभग 1590 के आसपास, यानी कि 1600 से 20 साल पहले 1590 के आसपास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनी है। देख लेते हैं किसने इसके ऊपर वर्क किया है। जेंसन और उनके पुत्र जैकेरिस जेंसन ने को पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने का श्रेय दिया जाता है। हैंस जेंसन और जैकेरिस जेंसन दोनों पिता और बेटे थे, दोनों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया है और इसी कारण इनको माइक्रोस्कोप को बनाने का जो श्रेय है या माइक्रोस्कोपी के फील्ड में जो सबसे बड़ा नाम है वो इन्हीं का है। खास करके जैकेरिस जेंसन का नाम ज्यादा फेमस हुआ इस पूरी रिसर्च में, इस पूरी प्रोसेस में। ठीक है, तो 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारी उलट पुलट चीजें होती रही, क्योंकि उस टाइम पर माइक्रोस्कोप का ज्ञान नहीं था। लेकिन उसके बाद में लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास के लास्ट में ये क्या हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ, यानी कि पहली बार किसी साइंटिस्ट ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप को बनाया बच्चों। अब जब माइक्रोस्कोप बन गई उसके बाद में क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ सेल हुई 1665, 1665 में क्या हुआ, सेल की खोज हुई थी। और सेल की खोज हो ही इसलिए पाई कि माइक्रोस्कोप उस टाइम पर बन गया था। जाहिर सी बात है कि सेल इतनी छोटी होती है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, और माइक्रोस्कोप उस टाइम पर बन गया था, तो सेल भी आइडेंटिफाई करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो देखिए, आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली स्लाइड का अध्ययन करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि पहले जैकेरिस जेंसन साहब ने बना दिया था, का ही उपयोग किया था। यानी कि सबसे पहले जो सेल देखी गई थी, जो कि रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क की स्लाइड को बना करके उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था, पहली जो सेल देखी गई थी वो किसकी हेल्प से देखी गई थी बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखी गई थी। और ये एक हिस्ट्री है, एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया है कि पहले क्या चीज आई, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। ये आपको एक एक करके याद रखना होगा जब ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। उसके बाद में बच्चों क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, उनको देखने में भी या उनके एनालिसिस में भी किसका उपयोग किया गया, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया गया। तो देखिए, एक नाम, बहुत बड़ा नाम आता है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने अपने बनाए हुए सरल माइक्रोस्कोप से पहली बार बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म और ब्लड सेल्स को एनालाइज किया है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, 13वीं से 16वीं शताब्दी या 1550 तक की कह सकते हैं कि सबसे पहले सिर्फ माइक्रोस्कोप का ज्ञान था नहीं, तो क्या था, कांच के टुकड़ों से उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता था कि वो चीजों को बड़ा कर दें। उसके बाद में फिर क्या हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गई, 1590 के आसपास वो आ गई। उसके बाद में 1665 में आपकी सेल की खोज हो गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से। उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम चलता रहा, चलने लगा, तो आपका जो है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, स्पर्म और ब्लड सेल्स के बारे में भी जानकारी मिल गई। और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि माइक्रोस्कोप बनने लगा, उसमें इवेल्युएट लोग कर करके चीजों को एनालाइज कर रहे थे, साइंटिस्ट वहां पर वर्क कर रहे थे ना। आगे देख लेते हैं 19वीं शताब्दी में क्या हुआ। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, बेहतर लेंस विकसित हुए जिससे चित्र अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे। यानी कि जाहिर सी बात है कि समय के साथ जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, तो कुछ ना कुछ नई चीजें आती हैं। तो जब
माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन गया, उसके बाद में कुछ नई चीजें आ गई, तो क्या हुआ, समय के साथ ऐसे लेंस बनाए जाने लगे जो जिस फॉर्म को हम लोग देखते हैं, जो इमेज बन के आती है, वो इमेज इतनी क्लियर हो जाती है, इतनी स्पष्ट हो जाती है कि उसको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये समय के साथ हुआ और ये 19वीं शताब्दी में ऐसे लेंस बन गए जिससे बहुत सारी जो इमेज जो देखी जाती है माइक्रोस्कोप के द्वारा वो बहुत क्लियर हो रही थी, बहुत स्पष्ट हो रही थी। आगे देखिए क्या बताया गया बच्चा, आगे बताया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मेशन है वो 1931 में 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गई। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप्ड प्रकार की, विकसित प्रकार की माइक्रोस्कोप होती है। देखिए तो लिखा हुआ है अर्नेस्ट रस्का और मैक्सनॉल ने पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, यानी कि रस्का साहब ने और नॉल साहब ने मिलकर के सबसे पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बच्चों बनाया है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना बेहतर और हाई लेवल का माइक्रोस्कोप होता है कि उसके द्वारा हम लोग इससे वायरस और अत्यंत माइक्रो स्ट्रक्चर्स का अध्ययन पॉसिबल हुआ। यानी कि वायरस जो होता है वो सबसे छोटा होता है और कुछ ऐसे माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एनालाइज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसे वस्तुएं होती हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर्याप्त नहीं होता है। तो उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उन वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे वायरस की बात की जाती है, तो इनको किसके द्वारा एनालाइज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ी सी हिस्ट्री का आपके पास आइडिया होगा अगर माइक्रोस्कोपी के बारे में, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आगे देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपी मुख्यतः 3 प्रिंसिपल्स पर आधारित है, यानी कि इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, या कह सकते हैं 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मैग्निफिकेशन, दूसरा है रिजोल्यूशन, तीसरा है कॉन्ट्रास्ट। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? आवर्धन। इसका मतलब क्या होता है कि वस्तु को बड़ा देखना। मैग्निफिकेशन पावर के द्वारा, माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होता है उसके द्वारा किसी भी छोटे साइज की, जिसका बहुत छोटा साइज होता है, उसको हम लोग कई गुना बड़ा करके माइक्रोस्कोप के द्वारा देख पाते हैं। ये होता है मैग्निफिकेशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है विभेदन करना, विभेदन क्षमता। ठीक है, विभेदन का मतलब क्या होता है कि दो पास पास स्थित पॉइंट्स को अलग अलग पहचानना। यानी कि रिजोल्यूशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दो पॉइंट्स को एक दूसरे से रिजोल्यूट करके हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक दूसरे से अलग पॉइंट हैं। तो विभेदन की क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए। और तीसरा जो पार्ट है कॉन्ट्रास्ट, या तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट और उसकी बैकग्राउंड में अंतर स्पष्ट करना। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, जिस वस्तु को देख रहे हैं, उस वस्तु को और उसका जो बैकग्राउंड है उसके बीच में डिफरेंस जो होता है या अंतर जो होता है वो हमको किसके द्वारा पता चल पाता है? कॉन्ट्रास्ट के द्वारा पता चल पाता है। तो ये 3 बातें आपको पता ही होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? ये तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। ठीक है, क्या है? इंपॉर्टेंट हैं। किसके बारे में? माइक्रोस्कोपी के बारे में। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए बच्चों क्या बताया गया है, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। कई सारी माइक्रोस्कोपी होती हैं, कुछ के नाम दिए गए हैं कुछ माइक्रोस्कोपी के, जिनको एक बार हम लोग सिर्फ एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहला नाम है सिंपल माइक्रोस्कोपी, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोपी, स्टीरियो माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसके अलावा TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है ना? और ये एक दिया गया है
स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। तो ये कई तरह की बच्चों माइक्रोस्कोपी के बारे में यहां पर बताया गया है कि कई प्रकार की माइक्रोस्कोपी होती हैं। और ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप की माइक्रोस्कोपी हमको देखनी है मुख्य तौर पर। एक तो हमको कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। और ये तीनों जो टॉपिक हैं वो डिटेल में पढ़ने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि यहां पर हर साल अल्टरनेटिव ईयर्स में ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इस साल भी जो एग्जाम आपका दिसंबर में होगा उसमें भी यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, 100% बनने वाला है। 100% बात करी जा रही है यहां पर बच्चों, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए बताया गया है कि यहां पर कुछ बात बताई गई है। माइक्रोस्कोपी के यूज होगा बच्चों, यूज का मतलब क्या होता है? उपयोग। जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोपी जब बनी है तो उसका कुछ ना कुछ उपयोग भी होता ही है। काहे में उपयोग होता है? इसका उपयोग होता है मेडिसिन के फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में माइक्रोस्कोप का उपयोग होता है। किस तरह से होता है? रक्त परीक्षण में होता है, ब्लड टेस्टिंग में इसका उपयोग किया जाता है, कैंसर की पहचान में किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया की जांच में इसका उपयोग किया जाता है मेडिसिन के फील्ड में या मेडिकल फील्ड में, रोगों का निदान करने में, बहुत सारे रोगों को माइक्रोस्कोपी के हेल्प पर, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं रोगों को, फिर उसका निदान किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये मेडिसिनल फील्ड से संबंधित हैं, जो कि माइक्रोस्कोपी इसमें डायरेक्टली रोल अपना निभाता है। आगे देखिए जीव विज्ञान, बायोलॉजी के फील्ड में क्या होता है? कोशिका का अध्ययन किससे करते हैं भाई? माइक्रोस्कोपी से करते हैं। सेल डिवीजन को एनालाइज काहे से किया जाता है? जाहिर सी बात है किससे किया जाता है? माइक्रोस्कोपी से करा जाता है कि कौन कौन सी फेजेज हैं, कितना टाइम होता है, किसमें किस प्रकार के क्रोमोसोम्स बनते हैं, किधर जाते हैं क्रोमोसोम्स, कौन सी फेज है, वो सारी चीजें एनालाइज करते हैं। डीएनए को एनालाइज करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए सूक्ष्म विज्ञान में, माइक्रोबायोलॉजी में भी किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। किसके तौर पर? बैक्टीरिया को एनालाइज करने के लिए, फफूंद को, ठीक है, फफूंद को एनालाइज करने के लिए और प्रोटोजोन्स को या प्रोटोजोआ को एनालाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है बच्चों। इसके अलावा फॉरेंसिक विज्ञान में, फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है, कि जिसमें बालों को एनालाइज करने के लिए, ब्लड को, जो बाल होते हैं, हेयर्स जो होते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए, फाइबर को एनालाइज करने के लिए और उंगलियों के निशानों को एनालाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में माइक्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है एडवांस तरीके से बच्चों। तो ये कुछ चीजें थी जो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस की। काफी इंपॉर्टेंट बातें थी यहां पर। हालांकि ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखिएगा, एक शॉर्ट नोट के पर्पज से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा सीधा सा कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, या माइक्रोस्कोपी क्या है। तो अगर आपने इतना कंटेंट समझ लिया है, इतना अगर आप डिलीवर कर देंगे तो आप 15 नंबर का क्वेश्चन बना के आ जाएंगे, अच्छा खासा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और इसी से संबंधित अभी जब हम लोग तरह तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे, ये तो माइक्रोस्कोपी एक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत कई सारे माइक्रोस्कोप रखे गए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो आपके लिए एक शॉर्ट नोट और लगभग 2 क्वेश्चन तैयार करने जैसी बातें यहां पर हो जाएंगी, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगी और पूछी गई हैं बेटा। पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं उनको अगर उठाकर देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न जो है वो किस तरीके से वर्क करता है बच्चा, ठीक है ना। तो ध्यान रखें
आपका सेकंड लेक्चर हो गया है। इसके बाद में हम लोग किसी पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप की बात करेंगे अगले लेक्चर में। जो भी बच्चे हैं सभी बच्चे ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप सपोर्ट करेंगे, आपका सपोर्ट रहेगा तो मेरी टीम अच्छे से वर्क कर पाएगी, हम सब मिल करके साथ आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छा फ्यूचर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।